चलिए नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है प्रोफेसर अजय एच ठुम्बर के क्लास में। बात कर रहे हैं हम SY BCom सेमेस्टर 3 की। वीकेंड में, हॉलीडे के बाद में, एक दिन की रजा के बाद में आपका फिर से लेक्चर है। उम्मीद है बहुत आनंद में होंगे सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट बैंकिंग प्रैक्टिस एंड लॉ की, चैप्टर नंबर 1। और 1 पहला चैप्टर जो है वो है यहाँ पर ग्राहक और बैंकर के बीच का संबंध। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी हम फिलहाल बात कर चुके हैं बैंक के अर्थ के बारे में। बैंक का अर्थ क्या था, तो यहाँ पर हमने बात की थी बैंक अर्थात लोगों के पास से रुपए प्राप्त करना और ज़रूरतमंद लोगों को रुपए उधार प्रदान करना। ये कार्य जो भी करती है वो बैंक है, यानी कि बैंक का कार्य करने वाली कोई भी संस्था अर्थात बैंक। शाख प्राप्त करने वाली कोई और शाख देने वाली कोई भी संस्था है तो वो भी होती है बैंक। हमने यहाँ पर बात की है बैंकर ग्राहक संबंध के सामान्य लक्षण के बारे में। उसके बाद हमने बात की है बैंकर ग्राहक संबंध के विशिष्ट लक्षण के बारे में। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर ये भी बात कर चुके हैं पहले कि चेक के रुपए भुगतान करते वक्त बैंक को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इसके बारे में भी हमने अगले लेक्चर में बात की है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेक के अयोग्य नकार के बारे में। ये भी बात हो चुकी है। ग्राहक के खाते से जुड़ी जानकारी बैंक को गुप्त रखनी चाहिए, ये उसकी फ़र्ज भी होती है, ये भी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये, अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से संजोग में बैंक को लियन का अधिकार मिलता है। कौन से संजोगों में बैंक को लियन का अधिकार मिलता है, इसकी हम बात कर रहे हैं फिर से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ जो है कौन से संजोगों में बैंक को लियन का अधिकार मिलता है, कौन से संजोगों में बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं। अभी ये लेक्चर चलेगा उसके बारे में कौन से संजोग में लियन का अधिकार नहीं मिलता है। पहले हमने ये भी बात कर ली थी लियन क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन की रकम वो समय बैंक में भुगतान नहीं करता है, वापस नहीं चुकाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर बैंक के द्वारा योग्य समय पर बैंक को रुपए वापस नहीं मिलते, इसीलिए बैंक के द्वारा गिरवी रखी हुई संपत्ति को बेचकर भी अपने रुपए वापस प्राप्त करने का जो अधिकार मिलता है उसे लियन का अधिकार कहते हैं। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कौन से संजोगों में बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आंसर की। पहला पॉइंट आंसर का ये आएगा, बैंकर के पास सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में यानी कि सेफ डिपॉजिट में यानी कि लॉकर में रखे हुए ज़ेवरात आभूषण या अन्य ऐसी वस्तु पर बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से, बैंक के पास सेफ डिपॉजिट यानी कि लॉकर में रखे हुए ज़ेवरात आभूषण या अन्य ऐसी कोई भी वस्तु पर, चाहे वो नकद हो या अन्य कोई भी कैश हो या अन्य कोई भी दस्तावेज हो, उस पर बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है। दूसरा जो है, ग्राहक ने कोई चौक्कस हेतु के लिए बैंक में जमा करवाए हुए रुपए या जामीनगिरी पर भी बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है। कोई निश्चित हेतु के लिए ग्राहक अगर बैंक में अपने रुपए जमा करवाता है, मान लीजिए ग्राहक ने अगर यहाँ पर SIP शुरू करवाई हुई है बैंक में, SIP का उसका रीज़न ये होता है कि उसके बच्चे की शादी के लिए वो रुपए इकट्ठे कर रहा है, तो उस रुपए को बैंक यहाँ पर जमा नहीं कर सकता है, लियन उस पर उसका नहीं होता है। नेक्स्ट, कोई तीसरा पक्ष यानी कि त्राहित पक्ष के द्वारा भूल से बैंकर के हाथ में कोई मिल्कत लग जाए, कोई तीसरे पक्षकार के द्वारा कोई ग्राहक की मिल्कत बैंक के हाथों लग जाए,
तो उस पर भी ग्राहक के मिल्कत पर भी बैंक को अधिकार मिलता नहीं है, लियन का अधिकार नहीं मिलता है। कोई मिल्कत अगर कोई थर्ड पार्टी है वो बैंक को अगर जाकर दे देता है ये उसकी मिल्कत है, ये उसके दस्तावेज है, तो ऐसे यहाँ पर नहीं चलेगा, उस पर बैंक को लियन का अधिकार प्राप्त होता नहीं है। नेक्स्ट, ग्राहक के नाम पर अगर ट्रस्ट का अकाउंट हो तो उसमें जितनी भी रकम जमा हो उस रकम पर भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं है। ग्राहक के नाम पर बैंक में अगर ट्रस्ट का अकाउंट हो और उसमें बहुत ज़्यादा रुपए जमा हो, फिर भी बैंक उस रुपए में से 1 रुपया भी ले सकती नहीं है। नोट इट, रिमाइंड इट। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है, अगर लोन ली गई ना हो या लोन मंजूर होनी ही बाकी हो तो उसके सामने भी बैंक को कोई भी किसी भी तरह का लियन का अधिकार मिलता नहीं है। अगर ग्राहक ने लोन ली ही नहीं है या तो बैंक की ओर से लोन अभी कोई मंजूर ही नहीं की गई है तो उस पर यहाँ पर बैंक को लियन का अधिकार मिलता ही नहीं है किसी भी परिस्थिति में। या नेक्स्ट पॉइंट, जो रकम बैंक को ग्राहक के पास से लेनी ही नहीं है उस रकम पर भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। जो रकम बैंक को ग्राहक के पास से अभी लेनी ही नहीं है तो उस रकम पर भी यहाँ पर ऐसी रकम पर भी ऐसे भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, देनदार लेनदार दोनों एक समान अधिकार वाले होते हैं, ऐसे में बैंक को लियन का अधिकार प्राप्त हो सकता नहीं है। देनदार लेनदार दोनों समान अधिकार वाले हो वहाँ पर भी बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक की रकम ऐसे भी जब्त नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट 8वां है, कोई चौक्कस दायित्व के लिए गिरवी रखी गई मिल्कत पर या जामीनगिरी पर, कोई चौक्कस दायित्व के लिए गिरवी रखी गई मिल्कत या जामीनगिरी पर भी बैंक को लियन का अधिकार प्राप्त होता नहीं है। ये भी यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी चौक्कस दायित्व के लिए गिरवी रखी गई मिल्कत या जामीनगिरी पर भी बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है। ओके, फिर से हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इतना ही आएगा इस क्वेश्चन में। फिर से कौन से संजोग में बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है, पॉइंट्स अगर नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं। सेफ डिपॉजिट में अगर या तो लॉकर में ग्राहक कोई भी अपनी रकम जमा करवाता है तो उस पर बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। दूसरा, ग्राहक कोई चौक्कस हेतु के लिए अगर बैंक में कोई रुपए जमा करवाता है, मिल्कत जमा करवाता है, तो उस पर भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ग्राहक की कोई मिल्कत या दस्तावेज किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बैंक के हाथों लग जाए तो उस पर भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। ग्राहक के नाम पर बैंक में अगर ट्रस्ट का अकाउंट हो तो उसमें अगर जमा रुपए है तो उस पर भी बैंक को लियन का अधिकार मिलता नहीं है। नेक्स्ट, लोन ली गई न हो या लोन ली गई न हो या लोन मंजूर होनी बाकी हो तो ऐसे में भी बैंक उस पर यहाँ पर लियन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रकम ग्राहक के पास से अभी लेनी हुई नहीं है उस रकम पर भी बैंक को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। देनदार लेनदार जहाँ पर समान अधिकार वाले हो वहाँ पर भी बैंकर को लियन का अधिकार नहीं मिलता है। और नेक्स्ट, कोई चौक्कस दायित्व के लिए तारण पर यानी कि गिरवी रखी हुई मिल्कत जो होती है उस पर भी बैंक को लियन का अधिकार प्राप्त होता नहीं है। तो ये भी यहाँ पर अत्यंत आवश्यक इम्पोर्टेंट है, याद रखने जैसा है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टाँच का हुक्म समझाइए, ये कौन से संजोगों में बैंक को बंधन करता नहीं है। 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ टाँच का हुक्म यानी क्या।
अदालत के द्वारा अगर किसी ग्राहक के अकाउंट को सील कर दिया जाए, अदालत के द्वारा ग्राहक के अकाउंट पर यहाँ पर गार्निशी यानी कि टाँच का हुक्म अप्लाई कर दिया जाए, तो वैसे में ग्राहक यहाँ पर अपने बैंक के अकाउंट से कोई भी रकम विड्रॉ कर सकता नहीं है। बैंकर अदालत का जो हुक्म होता है, अदालत का हुक्म मिलने के साथ ही बैंक को ग्राहक के चेक की जो भी भुगतान होती है वो रोक देनी होती है। अगर अदालत का जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है तो ग्राहक के कोई भी चेक अगर बैंक में विड्रॉ के लिए आए हैं या तो क्लियरिंग के लिए आए हैं तो उसका भुगतान बैंक को रोक देना होता है। ऐसे यहाँ पर जो भी हुक्म लागू होता है बैंक को अदालत के द्वारा, जिससे बैंक का दायित्व का अंत होता है, तो उसे कहते हैं टाँच का हुक्म। कोई देनदार अपने लेनदार के रुपए भुगतान करने में अगर देरी करता है और वो लेनदार जो होता है वो अदालत में अपनी अर्जी दाखिल करता है, केस दाखिल करता है, और अदालत जो है यहाँ पर देनदार की बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है, सील कर देता है, तो उससे कहा जाता है टाँच का हुक्म यानी कि गार्निशी ऑर्डर। बैंक ग्राहक के संबंध में जब ग्राहक के संबंध में जब ग्राहक के रुपए बैंक में जमा हो, तब ग्राहक लेनदार के तौर पर और बैंक यहाँ पर देनदार के तौर पर होती है। जब किसी ग्राहक के रुपए बैंक में जमा हो तो ग्राहक यहाँ पर लेनदार होता है, बैंक यहाँ पर देनदार होती है। इसलिए बैंकर को अदालत की ओर से टाँच का हुक्म यहाँ पर मिलता होता है। जब बैंक को यहाँ पर टाँच का हुक्म मिलता है तो बैंक को क्या करना है, उस ग्राहक के बैंक के अकाउंट पर टाँच का हुक्म लागू कर देना है। फिर चाहे कोई भी रुपए चुकाने के लिए ग्राहक के द्वारा ऑर्डर दिए जाए, उस ऑर्डर का पालन बैंक को करना होता नहीं है, ये याद रखिए। यहाँ पर टाँच का हुक्म जब भी लागू कर दिया जाए तब ग्राहक जो है उसे बैंक के द्वारा कोई भी सेवाएं लागू नहीं होती है। बैंक में यहाँ पर मान लीजिए किसी बैंक में ग्राहक के खाते में 50,000 रुपये जमा है, किसी लेनदार को उसे 20,000 रुपये देने हैं। 20,000 रुपये बैंक में से ग्राहक को देने हैं, परंतु वो 20,000 रुपये वो समय पर नहीं चुकाता है, तो लेनदार जो होता है वो अदालत के शरण में जाता है और अदालत यहाँ पर ग्राहक के अकाउंट पर टाँच का हुक्म लागू कर देती है। तो टाँच का हुक्म लागू कर देती है तो 20,000 की रकम लेनदार को लेनी है, तो अकाउंट में 20,000 पर ही टाँच का हुक्म लागू होगा। तो बाकी के जो 30,000 है ग्राहक के अकाउंट में, वो 30,000 में से वो कोई भी व्यवहार अगर करना चाहे तो कर सकता है, परंतु 20,000 पर कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऐसे ही टाँच का हुक्म लागू कर दिया जाता है। अगर ग्राहक ने बैंक में से पहले से ओवरड्राफ्ट लेकर रखा हुआ हो और ग्राहक के खाते में कोई भी जमा रकम हो ही नहीं, तो यहाँ पर टाँच के हुक्म की उस पर कोई असर नहीं होती है। ग्राहक के खाते में कोई भी रकम जमा ना हो और बैंक ने यहाँ पर ऊपर से ग्राहक को ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो, तो यहाँ पर टाँच का हुक्म लागू होता नहीं है। टाँच का हुक्म कौन से संजोग में लागू नहीं होता है, तो याद रखिए अलग अलग संजोग उसके लिए है, टोटल 7। पहला, टाँच का हुक्म स्पष्ट होना चाहिए। अगर टाँच का हुक्म स्पष्ट न हो, कितने रुपए के लिए है ये स्पष्ट न हो, कौन से ग्राहक के लिए है ये स्पष्ट न हो, तो टाँच का हुक्म यहाँ पर लागू किया नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट है, बैंक के ग्राहक के खाते में ओवरड्राफ्ट हो। अगर ग्राहक ने पहले से ही ओवरड्राफ्ट लेकर रखा हो तो भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ग्राहक के खाते में अधिकार प्रदान किया हुआ हो। ग्राहक के खाते में अधिकार प्रदान किया हुआ हो, यानी किसी और को ग्राहक ने अपने खाते का दायित्व दे दिया हुआ हो, तो भी ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर टाँच का हुक्म लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, ग्राहक अगर ट्रस्टी के तौर पर अपना खाता रखता हो, यानी कि ग्राहक जो अपना बैंक में अकाउंट रखता है वो अकाउंट यहाँ पर उसका व्यक्तिगत अकाउंट नहीं है, पर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, परंतु उसने यहाँ पर
ट्रस्ट के तौर पर अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो उस पर भी बैंक को टाँच का हुक्म लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, टाँच का हुक्म लागू होने के बाद ग्राहक के द्वारा रकम जमा की जाए तो उस पर भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। मान लीजिए जब बैंक ने अदालत ने टाँच का हुक्म लागू किया तब ग्राहक के खाते में 10,000 रुपये थे, बाद में ग्राहक ने उस पर 50,000 रुपये जमा करवाए हैं तो भी बाकी के जो रकम है 40,000 उस पर कोई भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। छठा पॉइंट है, चौकस हेतु के लिए अगर रुपए ग्राहक ने जमा करवाए हुए हो किसी की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए तो ऐसे परिस्थिति में भी यहाँ पर टाँच का हुक्म लागू नहीं हो सकता है। और सातवां पॉइंट है, एक या ज़्यादा व्यक्ति के नाम पर यानी कि संयुक्त खाता हो, जब अदालत में ग्राहक का संयुक्त खाता हो तब भी ग्राहक के अकाउंट पर टाँच का हुक्म लागू नहीं होता है। टोटल 7 ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। कौन से संजोगों में टाँच का हुक्म लागू नहीं होता या बैंक को बंधन करता नहीं है? तो पहला, टाँच का हुक्म स्पष्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा, ग्राहक के खाते में ओवरड्राफ्ट अगर हो तो भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। तीसरा, ग्राहक के खाते में अधिकार प्रदान किया हो तो भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। चौथा, अगर ग्राहक ट्रस्टी के तौर पर अपना अकाउंट रखता हो तो भी टाँच का हुक्म लागू नहीं होगा। पांचवा, टाँच के हुक्म लागू होने के बाद ग्राहक ने बैंक में रकम जमा करवाई हो तो उस पर भी ये हुक्म लागू नहीं होगा। छठा, ग्राहक ने निश्चित हेतु के लिए रुपए जमा करवाए हैं तो भी टाँच का हुक्म बंधन करता नहीं है। और सातवां, अगर संयुक्त खाता है ग्राहक का तो भी टाँच का हुक्म यहाँ पर बंधन करता नहीं है। इस चैप्टर में से डियर स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन थे जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। दूसरे चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस चैप्टर से जुड़ी तो आप बता सकते हैं। PDF अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आप तक पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त प्रयत्न किया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट्स, ये क्वेश्चन जो अभी आपकी डिस्प्ले पर है ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसके साथ साथ चेक के रुपये भुगतान करते वक्त बैंक को कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैंकर ग्राहक के विशिष्ट लक्षण, उसके बाद बैंकर ग्राहक के सामान्य संबंध, सामान्य लक्षण, बैंक का अर्थ, ये अत्यंत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेरीज नहीं है, सब कुछ अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। लेक्चर हम यहाँ पर ओवर करते हैं। आपकी क्वेरीज ज़रूर बताइए, वो सॉल्व करने का प्रयत्न अवश्य हम करेंगे। चलिए, ओके, thank you very much for joining this lecture.